Assalamualaikum and very good morning to all of you dear students. Hope you are very well and you are most welcome to my YouTube channel Ishfaq's Physics Concept Classes where you enjoy learning the concepts of physics in a more simple way. तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ for the class 11th in the playlist of the mechanical properties of solids. And here we go for the lecture. तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो shear modulus of elasticity है इसमें शेयरिंग स्ट्रेन आ जाएगा और शेयरिंग स्ट्रेस की बात होगी, क्योंकि जब जब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात हुई तब तब स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात हुई। तो जिस प्रकार का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा उसी प्रकार का स्ट्रेस भी आ जाएगा और उसी प्रकार का स्ट्रेन भी आ जाएगा। अब ये शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है उसके लिए आज तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, वो ये है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसे कहते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो भी होगा दैट इज नथिंग, दैट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। मगर यहां पर जब हम देखते हैं कि इट इज शेयर मॉडुलस, तो यहां पर जो स्ट्रेस आ जाएगा, जो यहां पर स्ट्रेस आ जाएगा वो कौन सा स्ट्रेस होगा, वो होगा शेयरिंग स्ट्रेस। याद है शेयरिंग स्ट्रेस जिसे बोलते हैं, यहां शायद ब्याख ना थोमुत टैंजेंशियल स्ट्रेस, इसका एक और नाम है क्या, टैंजेंशियल स्ट्रेस। और जो स्ट्रेन की बात होगी यहां पर, तो स्ट्रेन कुछ गस्युन, स्ट्रेन गसे अस्युन शेयरिंग स्ट्रेन। आर गेटिंग मी? तो ये चीजें हमने इससे पहले पढ़ी है कि स्ट्रेन शेयर स्ट्रेस कौन सा होता है, ये शेयरिंग स्ट्रेस कौन सा होता है और शेयरिंग स्ट्रेन कौन सा होता है, वो चीजें हमने इससे पहले निकाल दी है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा अभी तो पहले वो देखिए, उसके बाद यहां आ जाइएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे, शेयर मॉडुलस, इसका एक और नाम है दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एक और नाम भी है इसका, क्या, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और इसको हम कैपिटल जी से लिखते हैं। याद रखना ये लेटर्स, जी क्या होता है, बी क्या होता है और वाई क्या होता है, आखिरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो ये बोलता है दिस इज अगेन नथिंग, दिस इज द स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। कौन, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये अगेन क्या, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, मगर स्ट्रेस कुछ ऐसे थे शेयरिंग स्ट्रेस। तो it will be nothing, it is the ratio between the shearing stress to the corresponding shearing strain। मगर आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि शेयरिंग स्ट्रेस क्या हो तो शेयरिंग स्ट्रेन क्या हो। तो स्ट्रेस आपको पता है कि दैट इज नथिंग, दैट इज रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। मगर यहां पर बात है कि ये शेयरिंग स्ट्रेस कुछ गो, तो उसके लिए मैं आपको यहां पर एक फिगर बना के दे दूं। यकीन में आग बॉक्स चलो यू साथ बनिम ये कि यह का फेस छु, चलो यू कर मैं रिवेट टू द बेस, यानी कि ये हेक न हिलित के। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, टेंजेंशियल फोर्स F अप्लाई करता हूं। तो ऐसे मैं फोर्स अप्लाई करता हूं इसके फेस पे, ऊपर वाली फेस पे, यानी कि अपर सरफेस पे मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा। तो यहां पर मैंने एक बॉक्स ले लिया, तो आप देख पाएंगे इसको, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूं कि ये जो फोर्स मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, तो आप देखिए इस प्रकार से है ये। तो मैं क्या करता हूं कि बुचुस ने योर फोर्स करने अप्लाई किया, एक्चुअली चुज भी थी कि इसके फोर्स अप्लाई करा। आर यू गेटिंग मी? तो जैसा आपको यहां पर दिखेगा, मैं यहां पर स्लाइड करना चाहता हूं, तो टेंजेंशियल लग रहा है, ये वाला जो फोर्स है ये टेंजेंशियल लग रहा है। तो बताइए ये फोर्स किस सरफेस के पैरेलल लगता है, इस सरफेस के, इस सरफेस के, इस सरफेस के, इस सरफेस के ऊपर वाली सरफेस पे। तो ऊपर वाली सरफेस पे तो ये फोर्स लेना पड़ेगा, ये फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एरिया कौन सा आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल अपर फेस, तो यही एरिया लेना पड़ेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज शेयरिंग स्ट्रेस। समझ में आया? तो यहां टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो इसका क्या एरिया होगा, दैट विल नॉट बी द परपेंडिकुलर टू, सो एरिया एज फोर्स या परपेंडिकुलर क्या, अलबत्ता क्या है, सो एरिया या सो सरफेस क्या है, पैरेलल टेंजेंशियल। आर यू गेटिंग मी? तो ये जो यहां पर, चलो मैं इस सरफेस का एरिया लेता हूं ए, क्या लेता हूं ए, तो मैं इधर ए पैरेलल लिखता हूं। आपको समझ में आया ए पैरेलल क्यों लिखा मैं, ताकि ये एरिया फोर्सेस पैरेलल लगन। तो जो स्ट्रेस आ जाएगा शेयरिंग स्ट्रेस, तो वो किसके बराबर आता है, फोर्स बाय एरिया, यानी कि टेंजेंशियल फोर्स डिवाइड बाय टेंजेंशियल एरिया। तो ये आ जाएगा F बाय ए पैरेलल।
आर गेटिंग मी? ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। यहां पर याद रखना, शेयरिंग स्ट्रेस में ये बात याद रखना कि जो फोर्स लगता है वो उसके जिस एरिया पे लग रहा है, जिस सरफेस पे लग रहा है, वो पैरेलल होती है, वो परपेंडिकुलर नहीं होती है। जैसा आपने उधर देखा है जो इससे पहले लेक्चर थे, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में, तो वहां पर वो परपेंडिकुलर होता है, तो यहां पर परपेंडिकुलर नहीं है, यहां पर ये पैरेलल है। याद रखना ये बात। तो उसके बाद अब आ जाएगा शेयरिंग स्ट्रेन। तो उसके बाद क्या होगा? ये स्लाइडिंग फोर्स अप्लाई, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई, तो ये सरफेस, ऊपर वाली सरफेस जो है ये थोड़ी बहुत आगे चली जाएगी, तो ये यहां पहुंच जाएगी। ठीक है, तो नीचे तो मैंने इसको रिवेट किया है सरफेस के साथ, तो नीचे वाली जो सरफेस है वो स्लाइड नहीं हो जाएगी। तो अब क्या होगा? इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये आपको क्या डिटरमाइन करता है कि एक बॉडी किस प्रकार से अपनी शेप चेंज कर सकता है, तो वो देखेंगे आगे। तो यहां पर अब इसकी शेप क्या हुई? चेंज हुई। तो अगर इससे पहले आपको ये स्क्वायर दिख रहा था, तो अब क्या लग रहा है? अब तो ये रोम्बस लग रहा है। आर गेटिंग मी? तो यहां पर आपको पता है कि चलो ये आगे जो ऊपर वाली सरफेस, जो टेंजेंशियल सरफेस थी, चलो वो कितनी आगे चली गई? चलो डेल्टा एक्स। और ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर, चलो दिस इज द लेंथ ऑफ दिस साइड इज एल। याद रखना, दिस डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट with respect to the original या with respect to the fixed surface, उसके मुताबिक लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? डेल्टा एक्स। जब ही डेल्टा एक्स आ जाएगा तभी शेयरिंग स्ट्रेन आ जाएगा। आर गेटिंग मी? और शेयरिंग स्ट्रेन आपको पता है, जब तक यहां पर ये एंगल ना आ जाए, ये थोड़ा मुड़े ना, ये यहां पर मुड़ ना जाए आगे की ओर, रोटेट ना हो जाए, तब तक ये स्लाइड नहीं हो जाएगा, तब तक इसकी शेप चेंज नहीं हो जाएगी। तो दिस देयर विल बी दिस थीटा। आर गेटिंग मी? एंड दिस थीटा इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन, जो हमने इससे पहले पढ़ा है। तो वहां पर आपने पढ़ा है फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा, जब तक ये थीटा नहीं आ जाएगा तब तक यहां पर शेयरिंग स्ट्रेन नहीं आ जाएगा। तो जब ही थीटा आ जाएगा तभी डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो आपको पता है फॉर स्मॉल थीटा, अगर थीटा स्मॉल होगा, आपको मैंने वो बोला है, तो हम थीटा के बदले टैन थीटा भी लिख सकते हैं। तो थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू टैन थीटा। और टैन थीटा किसके बराबर होगा? अगर यहां पर बात करेंगे, एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? डेल्टा एक्स, बेस क्या है? एल। सो थीटा जो है वो आपको डेल्टा एक्स बाई एल निकला। तो इसका मतलब है ये जो मैं यहां पर डब्बे में लिख रहा हूं, इट इज नथिंग, इट इज व्हाट? इट इज शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेन क्या होगा? इट विल बी डेल्टा एक्स बाई एल। तो डेल्टा एक्स बाई एल, ये याद रखना, ये डेल्टा एक्स क्या होता है? दिस डेल्टा एक्स इज ओनली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर सरफेस और द सरफेस ऑन विच द शेयरिंग फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। आर गेटिंग मी? तो बहुत अच्छा। एल इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस सरफेसेस, पैरेलल सरफेसेस। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ, अगर थोड़ा इसको अरेंज करेंगे, एफ बाय ए, याद रखना इट इज पैरेलल, याद रखना। तो इट विल बी डेल्टा एक्स, तो ये नीचे जो है ऊपर आ जाएगा। तो दिस विल बी द फॉर्मूला किसके लिए? फॉर द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का बराबर एफ एल बाय ए डेल्टा एक्स। याद रखना ये चुनिए ए परपेंडिकुलर क्या, ये पैरेलल आता है, ये सरफेस फोर्सेस आसम पैरेलल। तो एल इज द लेंथ ऑफ दिस साइड एंड डेल्टा एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये साइड कितना आगे खिसक गया, तो वो यहां पर लेना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं ले पाएंगे तो आप इस डेल्टा एक्स बाय एल के बदले थीटा लिख सकते हैं। मगर याद रखना, जब जब थीटा का वैल्यू डायरेक्टली पुट करेंगे तो वो रेडियन में पुट करना। तो वो रेडियन में पुट करना आता है, तो अगर थीटा डिग्री में होगा तो इसको पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा, यू विल गेट कन्वर्टेड इट इनटू, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में। तो हमेशा थीटा रेडियन में लेना। और ये जो जी होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये किसके बराबर होगा? शेयरिंग स्ट्रेस, वो होगा एफ बाय ए पैरेलल, परपेंडिकुलर नहीं। तो डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन, तो शेयरिंग स्ट्रेन थीटा है। तो यहां पर याद रखना इसको रेडियन में लिखना, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूं। तो आप ये भी कह सकते हैं इट इज नथिंग, इट इज एफ डिवाइडेड बाय ए थीटा। तो ये चीज भी याद रखिएगा, दिस इज द अगेन द फॉर्मूला फॉर द सेम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब यहां पर बात हो रही है कि अगर नहीं ये डेल्टा एक्स आया आमत, अगर ये थीटा वारिया कम आया आमत, वारिया कम क्या? नेग्लिजिबल, ये आया ही नहीं, तो क्या इसकी शेप वही की वही रहती? हाँ। तो अब यहां पर देखिए,
अब इसको अब एनालाइज करेंगे कि ये शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या दिवन। इसका नाम रिजिडिटी क्यों पड़ा? ये एक बॉडी की रिजिडिटी को मेंटेन ये एक्सप्रेस करता है कि वो कितने रिजिड है, तो इसलिए इसका एक और नाम पड़ा रिजिडिटी। तो रिजिडिटी का मतलब यहां पर ये हो गया कि ये अपनी शेप किस हद तक चेंज कर सकता है या किस हद तक चेंज नहीं कर सकता। वो अगर आपको कोई बोलेगा कि ये अपनी शेप चेंज कर सकता है नहीं कर सकता, तो उसके लिए आपको उसका वैल्यू ऑफ जी देखना पड़ेगा, यानी कि आपको उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अगर हम इन दो रिलेशंस को एनालाइज करेंगे, अगर नहीं ये थीटा ऐसे ही, इफ देयर इज नो थीटा, अगर नहीं ये थीटा ऐसे या ऐसे नहीं है, क्या शेप मेंटेन हो गई थी? बिल्कुल। अगर मैं अब क्या करूं, थीटा को बहुत कम करूं, चलो मैं कह रहा हूं कि हां आपने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया तो बहुत कम थीटा आ गया, यानी कि आत्मजा वारिया कम शेयरिंग स्ट्रेन। तो इफ थीटा क्या लेता हूं मैं, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, वो मैंने बहुत कम ले लिया, तो मुझे एक बात बताओ, इसकी जो शेप है वो बहुत कम चेंज हो जाएगी। तो जो शेप है, शेप गेट्स feebly changed, वो बहुत कम चेंज हो जाएगी। मगर कब? जब थीटा बहुत कम होगा। जब थीटा बहुत कम होगा तब इसकी शेप बहुत कम चेंज हो जाएगी। मतलब अगर थीटा आस वारिया कम को ये वनित अमिस जन गई ने शेप चेंज किए, तो यहां पर देखिएगा, अगर यहां पर थीटा जो है अगर वो बहुत कम होगा तो थीटा और जी के मुताबिक कौन सी रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। तो यहां से ये पता चला जिसका थीटा बहुत कम होगा उसका जो शेप है वो मेंटेन रहेगा, उसकी शेप चेंज नहीं हो जाएगी, वो रिजिड ही रहेगा। आरगेडमी उसकी रिजिडिटी ज्यादा होगी। तो यहां पर देखिए, ये थीटा कम है, वनी वैल्यू ऑफ जी क्या है? वैल्यू ऑफ जी है ज्यादा, तो थीटा कम, वैल्यू ऑफ जी ज्यादा, ये वैल्यू ऑफ जी ज्यादा, तब मतलब क्या को शेप गेट्स फीबली चेंज्ड। तो इससे ये पता चला जिसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा उसका थीटा बहुत कम होगा, और जब थीटा बहुत कम होता है यानी कि शेयरिंग स्ट्रेन बहुत कम होता है तो उसकी शेप चेंज नहीं होती है। तो इस शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यही सिग्निफिकेंस है, जिसका ये ज्यादा होगा, जिसका शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा तो वो अपनी शेप को मेंटेन करेगा। अगर उसकी शेप को आपने चेंज करना पड़ेगा तो आपको बहुत ज्यादा शेयरिंग फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो तभी जी ज्यादा होगा, तभी ये डेल्टा एक्स या जो थीटा है वो बहुत कम होगा, तो ये ज्यादा होगा। अमुक मतलब गो ये, अगर अकिस बॉडी हुई शेप चेंज करनी चाहिए तम खतर शेयरिंग फोर्स अप्लाई कर, वह गछा तम सं शेप चेंज कि सह डिपेंड कर तमिस क्या वैल्यू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हुंद। अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हुंद वैल्यू तमिस ज्यादा, तमें मतलब गो थीटा कम, थीटा कम मतलब गो तमिस शेप गसान चेंज कह, तम मतलब गो चे ज्यादा फोर्स कर अप्लाई, शेयरिंग फोर्स अप्लाई कर। तोरा फिक्रे अमी सिग्निफिकेंस क्या यमिस यह ज्यादा आसे, यमिस यह वैल्यू ऑफ जी ज्यादा आसे, सो आसे पनी शेप मेंटेन कर, मतलब कि उसकी शेप चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता। और जिसका ये बहुत कम होगा, जिसका ये बहुत कम होगा तो उसकी शेप शेयरिंग फोर्स अप्लाई करने में तो फटाक से चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल फ्लूइड्स की बात करिए, फ्लूइड्स में एयर या वाटर वगैरह आते हैं, तो आप देखिए, आप अगर काम करे आब आब पेट अथ पेट किन आप देखना वो आगे खिसक जाएगा वो पानी, तो इसका मतलब कि आपने शेयरिंग फोर्स अप्लाई तक नहीं किया तो वो आगे चला, एंड दैट इज कॉल्ड फ्लो। दैट इज कॉल्ड फ्लो। फ्लो क्या होता है? फ्लो भी एक मोशन होती है। तो कौन सी मोशन? जब आप शेयरिंग फोर्स अप्लाई करें और अगर उस शेयरिंग फोर्स ने उस बॉडी को डिस्प्लेस किया, उस बॉडी को आसानी के साथ डिस्प्लेस किया, मोमेंट दे दी, मोशन दे दी, और उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? उस मोशन को हम फ्लो बोलते हैं। दैट इज वाई आपको पता है कि ये जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स वो वाले सबस्टेंसेस होते हैं जो फ्लो होते हैं। समझ में? फ्लो किसे कहते हैं? फ्लो उसी को कहते हैं, उस मोशन को कहते हैं जो मोशन शेयरिंग फोर्स से आ जाए। तो मुझे एक बार बताओ, अगर यहां पर ये बॉडी है सॉलिड बॉडी, तो इसको मैं शेयरिंग फोर्स से अप्लाई करता हूं तो क्या ये मोशन में आती है? बिल्कुल नहीं आती। अगर
इसके बरक्स यहां पर पानी होता है, तो इसको मैं क्या करता, शेयरिंग फोर्स अप्लाई करता, तो आप देखते जो उसका ऊपर वाला सतह था, यानी कि ऊपर वाला लेयर था पानी का, वो मोशन में आता, तो उसको फ्लो बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो शेयरिंग फोर्स बहुत कम अप्लाई करना पड़ता है, तो वो चेंज हो जाते हैं, वो मोशन में आते हैं, उनकी शेप चेंज होती है। तो इसका मतलब है फ्लूइड्स का जो थीटा है वो ज्यादा होता है, तो उनका जी जो होता है वो बहुत कम होगा। तो इससे ये पता चला कि फ्लूइड्स यम तिमन आस वैल्यू ऑफ जी वारिया कम एज कंपेयर टू सॉलिड्स, तिकाज तिम छिन तीटा रिजिड के तिकाज तिहुं शेप छ गसान जल्दी चेंज। आर यू गेटिंग मी? अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द शेयरिंग फोर्स एंड ये तिहुं शेप गई चेंज, दैट मोशन इज कॉल्ड फ्लो। ये चीज भी याद रखेगा, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, तो वो बोलते हैं कि फ्लूइड्स आर दो सबस्टेंसेस व्हिच फ्लो। तो फ्लो क्या होता है? तो फ्लो पता होना चाहिए। फ्लो वो वाली मोशन होती है जो शेयरिंग फोर्स से आ जाए। तो अगर कोई भी बॉडी शेयरिंग, कोई भी सबस्टेंस शेयरिंग फोर्स अप्लाई करने में ही मोशन में आ गई, तो उसको फ्लो बोलते हैं। समझ में आया? तो आप देखिए पानी वगैरह, हवा, इसको आप क्या करिए, आप शेयरिंग फोर्स अप्लाई करिएगा, तो जो यहां पर जो लेयर होगा एयर का, वो मोशन में आता है। किस में आता है? मोशन में, तो इसको फ्लो बोलते हैं। तो इसका अगर मैं यहां पर ये जो एयर क्यूब लेता हूं, तो यहां पर मैं फोर्स अप्लाई किया, इमेजिन करिएगा, तो क्या ऊपर वाला जो एयर लेयर होगा, क्या वो आगे की तरफ खिसका? बहुत अच्छा। तो मतलब कि वो बहुत ज्यादा आगे जाएगा, उसका थीटा बहुत ज्यादा होगा, उसका डेल्टा एक्स बहुत ज्यादा होगा, तो जी का वैल्यू क्या होगा? कम। तो दैट इज व्हाई मैंने बोला है कि यू सी जी छु अमिस सिग्निफिकेंस यह है, यमिस से ज्यादा आसे तमिस छु वारिया शेयरिंग फोर्स अप्लाई करुन, ताकि बह तमिस शेप चेंज करित। यमिस से कम आसे, तमिक मतलब गो तम से शेप हेको चेंज करित इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द लो शेयरिंग फोर्स। आर गेटिंग मी? तो अब इसका क्या यूनिट होगा वो तो आपको बिल्कुल पता है कि इट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो अगेन इसका यूनिट स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो कुछ सबस्टेंसेस का ये वैल्यू दिया गया है, तो आप टेबल देखिएगा, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल जो भी कराता हूं तो उसके लिए वहां पर गिवन होता है वो वैल्यू क्या क्या होता है। तो आप सबस्टेंसेस का आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कुछ सबस्टेंसेस का ये जी का वैल्यू दिया गया, कुछ मटेरियल्स का दिया गया, तो आप देखिएगा, तो आप यही पाएंगे कि जो सॉलिड्स है उनका जो जी वैल्यू है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड्स, एंड इन टर्न एज कंपेयर टू एयर या गैसेस, तो गैसेस का ये बहुत कम होगा। समझ में आया? तो अब क्या करते हैं, तो ये कंप्लीट हो गया। तो अब मैं यहां पर एक न्यूमेरिकल लेता हूं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं, तो आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। यहां पर मैं एनसीईआरटी की सॉल्व्ड एग्जांपल लेता हूं, तो ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है, इस पे क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो वो ये है कि a square lead slab of side 50 centimeter and thickness 10 centimeter is subject to a shearing force on its narrow surface of 9 into 10 power 4 Newton। ठीक, द लोअर एज इज रिवेटेड टू द फ्लोर, यानी कि वो फिक्स की गई है लोअर एज। हाउ मच विल बी द अपर एज बी डिस्प्लेस्ड? हाउ मच विल द अपर एज बी डिस्प्लेस्ड? तो ऊपर वाली सरफेस जो एज है इसकी, वो हमें पता है कि वो कितनी आगे स्लाइड हो जाएगी। तो इसका जी का वैल्यू वहीं से दिया गया है, एंड दैट इज 5.6 into 10⁹ पास्कल। तो क्या क्या दिया गया है कि एक स्क्वायर लेड स्लैब है, तो स्क्वायर लेड स्लैब है, तो इस प्रकार की स्लैब होगी। तो स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये है, ये एक स्क्वायर शेप्ड है, मगर इसकी थिकनेस कितनी है, तो मैं ऐसे थिकनेस इसकी दिखा दूं। तो इस प्रकार की स्लैब होगी। समझ में आया ये कैसे है? तो दिस विल बी इट इज नैरो सरफेस, आर गेटिंग मी? नैरो एजेस, ये वाली, आर गेटिंग मी? तो इसका जो साइड है वो है 50 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया गया? इसकी जो थिकनेस है 10 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक, एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। आर गेटिंग मी? और क्या कहा गया? इट इज लेड स्लैब। तो ये किस मटेरियल का बना है? लेड का। तो याद रखिएगा, मटेरियल को पहचानना पड़ेगा। अगर एक ही मटेरियल होगा, उसका एक ही वैल्यू ऑफ जी होगा, वाई होगा और के होगा, जो भी है। तो इसके आगे क्या बोल रहा है? इज सब्जेक्ट टू शेयरिंग फोर्स ऑन इट इज नैरो फेस। ये इसका नैरो फेस है, ये इसका ब्रॉड फेस है। तो यहां पर ये वाला जो फेस है, जिसको मैं यहां पर हैश कर रहा हूं, तो इस पे शेयरिंग फोर्स अप्लाई किया गया ऐसे।
आर गेटिंग मी? बराबर इस प्रकार का है, अगर आप देखें तो इस प्रकार का है ये। तो इसकी ये जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर है, और ये जो यहां पर ये स्क्वायर बन रहा है इट इज 50 सेंटीमीटर, और मैं यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं नैरो एज पे। आर गेटिंग मी? दिस इज द नैरो फेस एज कंपेयर टू दिस। तो यहां पर मैं फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहा हूं, तो वो कितना अप्लाई कर रहा हूं मैं, एंड दैट इज 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। तो यहां पर मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं F, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। समझ में आया? तो इस पे कर रहा हूं मैं, जिसको मैंने हैश किया यहां पर, ये जो मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको, तो इस पे फोर्स लग रहा है, इस वाली ऊपर वाली सरफेस पे लग रहा है। तो आपको पता है कि यहां पर जो शेयरिंग स्ट्रेस आ जाएगा वो किसके बराबर होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। बट आपको पता है फोर्स तो यही होगा, एरिया कौन सा होगा, एरिया आपने वही लेना है जो इसके पैरेलल होगा, तो वो ये है। तो मतलब कि जो मैंने यहां पर हैश किया है तो इसी का एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके आगे क्या बोल रहा है कि द लोअर एज इज रिवेटेड टू द फ्लोर। तो ये वाली एज है नीचे, तो इसको रिवेट किया गया, मतलब कि इसको फिक्स किया गया ग्राउंड के साथ, ठीक है। हाउ मच विल द अपर एज बी डिस्प्लेस्ड? तो ये जो ऊपर वाली सरफेस है, ये एज है, ये बताइए आगे कितनी डिस्प्लेस हो जाएगी। तो इसका जी का वैल्यू भी दिया गया है, तो जी का वैल्यू कितना है, तो यहां पर मैं लिखता हूं इसका सॉल्यूशन। तो क्या क्या दिया गया है, जी का वैल्यू, इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है दैट इज 5.6 इंटू 10⁹ पास्कल। तो नो प्रॉब्लम है विद पास्कल, बिकॉज पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस थिंग। आर गेटिंग मी? एंड और इसका जो लेंथ है, यानी कि साइड लेंथ इस स्क्वायर शेप्ड लेड ब्लॉक की, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर। आपको पता है कि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो 50 तो ऐसे लिखेंगे, सेंटीमीटर आपको पता होता है 10⁻⁻² मीटर होता है, तो इट विल बी एक गया इसके साथ, तो 5 इंटू 10⁻⁻1 मीटर आ गया। चलो आगे चलते। तो इसकी थिकनेस ये, चलो मैं इसको बी से डिनोट करता हूं, स्मॉल बी से। तो थिकनेस जो है वो बी है, तो वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो बहुत अच्छा, 10 सेंटीमीटर। इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर हो गया 10⁻² मीटर, तो ये हो गया 10⁻⁻1 मीटर। आर गेटिंग मी? तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, और कुछ दिया गया है, हाँ, टैंजेंशियल फोर्स यानी कि शेयरिंग फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। ये सब चीजें दी गई है और हमने भी ऐसा सिस्टम का उपयोग किया है। तो अब ये बोल रहा है कि ये बताइए आगे कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, अपर एज आगे कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसकी शेप कितनी चेंज हो जाएगी, किस प्रकार की शेप चेंज हो जाएगी। तो हमें पता है, वी नो दैट, आर यू गेटिंग मी? तो हमें पता है कि यहां पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी काम आ जाएगा। तो वी नो दैट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है जी किसके बराबर होता है, आपको पता है एफ एल बाई ए डेल्टा एक्स। आर यू गेटिंग मी? ए पैरेलल, ये एफ बाई ए हो गया, ये एल बाई डेल्टा एक्स। एल कौन सा हो गया, ये हो गया एल, और डेल्टा एक्स ये हो गया आगे कितना खिसक जाएगा, तो एल ये हो गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा, ये जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स हमने निकालना है वो कितना होगा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताइए यहां पर जो डेल्टा एक्स होगा वो किसके बराबर होगा, क्योंकि हमने एंड में वही निकालना है। तो इट इंप्लाइज दैट जो डेल्टा एक्स होगा, तो डेल्टा एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एफ एल बाई ए जी, एफ एल बाई ए पैरेलल जी, ठीक है। तो वैल्यू पुट करिएगा, एफ कितना है, तो एफ है 9 इंटू 10⁻⁴, तो 9 इंटू 10⁻⁴। तो एल कितना है, एल, तो एल ये वाला है, तो एल होगा कितना, एल इज 50 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻1, 5 इंटू 10⁻⁻1, ठीक। और डिवाइड बाय ए पैरेलल एरिया, वो कौन सा, वो इसका एरिया हो गया, तो इट इज द रेक्टेंगल, ये जो ऊपर होगा इट इज रेक्टेंगल। अगर आप देखें तो ये रेक्टेंगल ही होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि यहां पर क्या होगा, साइड लेंथ इंटू विड्थ या थिकनेस, तो वो होगा ए जो होगा वो होगा एल बी। तो एल कितना है, लेंथ है 5 इंटू 10⁻⁻1, 5 इंटू 10⁻⁻1 इंटू बी यानी थिकनेस, वो कितनी है 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1। व्हाट इज दिस थिंग, दिस होल थिंग इज नथिंग, इट इज द एरिया, पैरेलल एरिया, और द एरिया ऑन विच शेयरिंग फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। आर यू गेटिंग मी? एंड जी, तो वैल्यू ऑफ जी कितना है, 5.6 इंटू 10⁻⁹, 5.6 इंटू 10⁻⁹। आर यू गेटिंग?
मी? तो वी विल गेट द आंसर इन मीटर्स, क्योंकि वी हैव यहां पर एस्टैब्लिश क्या किया हमने, ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश किया है। तो बहुत अच्छा, तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू, तो आपको पता है कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले 10 की पावर जो भी होंगे उनको लेते, तो 10 - 1 10 - 1 हो गया 10 - 2, तो 10 - 9 10 - 2 10 - 9 हो गया 10 - 7, क्योंकि 9 - 2 हो गया ना 7, तो वो ऊपर जाएगा तो -7 बन गया। ठीक है, तो ऊपर अब 10 - 7 बन गया। तो ऊपर क्या है, -1 एक और है, तो हो गया 10 - 8, और +4 है तो 10 - 4 हो गया, क्योंकि -4 + 4 हो गया -8 + 4 हो गया -4, तो आ जाएगा 10 -4, तो 10 का बात हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये 5 और ये 5 गया, तो अब क्या बचा, यहां पर बचा 9 / 5.6। आर गेटिंग मी? तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे व्हाट विल यू गेट, तो जब आप 9 / 5.6 करेंगे तो इट विल बी 1.61 इंटू 10 - 4, मगर मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इतने डिस्प्लेस ये आगे हो जाएगी। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इन mm, तो ऐसे नहीं लगता है, तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू, तो 10 - 3 हो गया mm, तो इधर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बनेगा, ये डिसमिल इधर एक और शिफ्ट हो जाएगा, एक और डेसिमल प्लेस, तो ये बनेगा 161, मगर 10 - 3 बचा इधर, तो दैट विल बी कॉल्ड एज mm। तो 0.161 mm ये डिस्प्लेस हो जाएगा, ऊपर वाली सरफेस आगे इतनी चली जाएगी। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके ये चीज नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, एंड दैट इज कॉल्ड एज पॉइजनस रेशियो। तो पॉइजनस रेशियो किसे कहते हैं, तो ये चीज भी याद रखिएगा, पॉइजनस रेशियो किसे कहते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्या बता दूं मैं आपको कि जब हम एक वायर लेते हैं ना, जो इलांगेट करते हैं या उसको कंप्रेस करते हैं, यानी कि उस पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो यहां पर मैं एक वायर लेता हूं। ठीक है, अब आपने तीनों के तीनों क्लियर किए, तो अब आपको यहां पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने एक वायर ले ली, एक सिलेंड्रिकल शेप्ड वायर ले ली, चलो इसकी जो लेंथ है वो L है, कितनी है L, तो इस पे मैं क्या करता हूं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अप्लाई करता हूं, तो चलो मैं टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करता हूं, आपने ये सब पढ़ा है। तो ये जब मैंने इसको टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई किया, व्हाट हैपेंस टू इट, अगर रियलिटी में आप देखेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, मगर इसका एक और चीज चेंज हो जाएगा। डू यू नो व्हाट इज दैट, दैट इज द डायमीटर। इसका डायमीटर अगर पहले d था, कितना था, d, तो सर अब ये इलांगेट हो जाएगी, अब ये क्या है, अब ये इलांगेट हो जाएगी, सर इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, वो L' बन जाएगी, वो हमें पता है सर इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, मगर सर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ना, जो अभी तक π/4 d² था, अब वो नहीं रहेगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर चलो मैं मानता हूं कि d' आ जाएगा। तो सिंपली जब हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन यानी कि लेंथ जो चेंज हो रही है, उसके साथ साथ एक और चीज चेंज होता है, लेटरल डायमेंशन भी चेंज होता है। फॉर एग्जांपल यहां पर डायमीटर चेंज हो गया, तो इसको हम अभी तक नहीं लिए थे, इसको अभी तक हम कंसीडर नहीं किए थे कि इसका लेटरल डायमेंशन भी चेंज होता है। तो आपने ये चीजें देखी होगी, इससे पहले जब मैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लेता था या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लेता था, तो उस टाइम में लेटरल स्ट्रेन की बात नहीं करता था। बट रियलिटी ये है, जब हम किसी चीज को इलांगेट करते हैं यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन उसमें लाते हैं, तो उस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के साथ साथ उसमें एक और स्ट्रेन आता है, उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, आपको पता है कि स्ट्रेन इज नथिंग, इट इज द चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन क्या चेंज हो गया, इसका डायमीटर चेंज हो गया, तो चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर इज कॉल्ड द लेटरल स्ट्रेन। तो क्या होता है कि जब जब हमने क्या देखा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन देखा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन देखा, जब जब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आता है तो उसके साथ साथ एक और स्ट्रेन आता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, यानी कि उसके लेटरल डायमेंशंस भी चेंज हो जाते हैं। अगर रियलिटी की बात करें, अगर प्रैक्टिकल की बात करेंगे कि सर ये जो अभी तक इतना मोटा था अब ये थोड़ा पतला भी हो जाएगा, तो इसका मतलब कि इसका डायमीटर भी चेंज हो गया, तो एक और स्ट्रेन आ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो गया यहां पर, चलो मैं एप्सिलॉन d से लिखता हूं, एप्सिलॉन l से लिखता हूं, तो इट मींस लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन किसके बराबर होगा, चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर, यानी कि डिक्रीज इन डायमीटर। यहां पर तो डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा, जब हम एक बॉडी
बॉडी को इलांगेट करेंगे, उसकी लेंथ इंक्रीज करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेके आएंगे, आर यू गेटिंग मी? तो व्हाट हैपेंस, उसका डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा। तो लेटरल डायमेंशन यहां पर डायमीटर है या रेडियस है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो इट विल बी चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर। मगर मैं माइनस लिखूंगा इधर, क्योंकि जहां पर इलांगेशन की बात हो रही है तो डायमीटर डिक्रीज होगा। आर यू गेटिंग मी? अगर ये कंप्रेस हो रहा है तो आपको पता है व्हाट विल हैपन टू इट, ये कुछ इस प्रकार की बनेगी। अगर मैं इसको कंप्रेशन करूं ना इस वायर को, तो क्या होगा, इसकी लेंथ तो डिक्रीज हो जाएगी मगर डायमीटर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जब जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ जाएगा तो लेटरल स्ट्रेन भी आता है, बट इन अपोजिट सेंस। अगर ये इसकी लेंथ इंक्रीज करेगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लेटरल स्ट्रेन का डायमेंशन जो है वो कम हो जाएगा। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऐसा आ गया कि लेंथ डिक्रीज हो गई तो लेटरल डायमेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन हमेशा आते हैं, और जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ जाएगा तो लेटरल स्ट्रेन इसके अपोजिट सेंस में आ जाएगा, यानी कि लेंथ का इंक्रीज, डायमीटर का डिक्रीज। अगर डायमीटर को इंक्रीज तो लेंथ हैज गॉन डिक्रीज। आर यू गेटिंग मी? तो ये अपोजिट सेंस में आते हैं। तो यहां पर मैंने इंक्रीज की बात करी कि लेंथ हमने इंक्रीज करी तो डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। तो अब आपको एक और चीज पता चला कि यल्ती लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही तम साथ सच तथ कुछ स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन ते अस कर अख डिफाइंड अख रेशो अख, एंड दैट इज कॉल्ड एज पॉइजनस रेशो। तो ये पॉइजनस रेशो क्या होता है? पॉइजनस रेशो बोलता है कि जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता है तो उसके साथ साथ लेटरल स्ट्रेन भी आता है। तो अगर आप रेशो करेंगे लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ratio of lateral strain to the longitudinal strain, it is called as Poisson's ratio. Are you getting me? So what is Poisson's ratio? It is nothing, it is the ratio of lateral strain to the longitudinal strain. क्योंकि हमें पता है कि जब जब longitudinal strain आ जाएगा तो lateral strain भी आ जाएगा। जरा मैं अब आपसे पूछता हूं कि बताइए इसकी डायमेंशंस क्या होंगी या इसके क्या यूनिट्स होंगे? सर कुछ नहीं, ये तो रेशियो है, यानी कि स्ट्रेन बाय स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूड लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही है वो। तो अगर यहां पर आप देखेंगे लेटरल स्ट्रेन कितना आया, डेल्टा डी बाई डी माइनस डेल्टा डी बाई डी। तो इसका मतलब है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या आएगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर आप इसको देखेंगे ये क्या आ जाएगा, ये आएगा डेल्टा डी एल बाई डी डेल्टा एल। आर यू गेटिंग मी? नेगेटिव। नेगेटिव हियर मीन्स कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर इंक्रीज हो गया यानी कि लेंथ इंक्रीज होगी तो ये डिक्रीज होगा लेटरल डायमेंशन, अगर लेटरल डायमेंशन इंक्रीज हो गया ये डिक्रीज होगा, तो अपोजिट सेंस में दैट इज व्हाई नेगेटिव आ गया। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो डेल्टा डी मीन्स चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर, और ये लेंथ जो है ओरिजिनल लेंथ डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ, मतलब कि ये आपको बोलेगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और ये आपको बोलेगा लेटरल स्ट्रेन। सो डेल्टा डी एल बाई डी डेल्टा एल, इट विल बी ये डेल्टा एल इसके साथ है और ये डेल्टा डी इसके साथ है, तो ये आपको देगा किसका पॉइजनस रेशो किसके बराबर होगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे थ्योरेटिकली इसका जो वैल्यू आता है पॉइजनस रेशो का, ये एक बार एंट्रेंस में भी आया था कि बताइए इसका रेशो, इसका ये वैल्यू क्या होता है। तो इसका ये चीज आपने याद रखना पड़ेगा, इसका जो थ्योरेटिकल वैल्यू होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू किसका, इस पॉइजनस रेशो का, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो इसका थ्योरेटिकल वैल्यू -1 से लेके 0.5 तक आता है। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, बट प्रैक्टिकल वैल्यू जो आता है इसका, किसका, इस सिग्मा का यानी कि पॉइजनस रेशो का, वो आता है 0 to 0.5। याद रखिएगा, ये दोनों वैल्यूज याद रखने हैं। तो थ्योरेटिकल वैल्यू इसका कहां से कहां तक आता है, -1 से लेके 0.5 तक, और जो प्रैक्टिकल वैल्यू आता है वो 0 से लेके 0.5 तक आता है। तो अगर आपको पॉइजनस रेशो दिया गया होगा और लेटरल स्ट्रेन भी दिया गया होगा तो आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वहां से निकाल सकते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अगर पता होगा तो आप यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी निकाल पाएंगे। मगर यहां पर मैं एक और पॉइंट को ऐड करना चाहता हूं, वो ये है कि एक एम्पिरिकल रिलेशन है, वो ये है कि यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और ये जो शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो यंगेस्ट शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो लगभग, ये नोट करिएगा, वो यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का 3rd पार्ट होता है। सो जहां अगर आपको मोस्ट
ऑफ द मटेरियल्स की यही बात हो रही है। तो जिसका यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी कुछ होगा उसको डिवाइड करिएगा 3 से, तो आपको लगभग उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पता चलेगा। ठीक है, तो ये आप नोट करिएगा, इट इज अ नोट वर्दी पॉइंट, तो ये चीज भी याद रखिएगा। तो एंट्रेंस पॉइंट में ये चीजें काम आती है। तो अब हम यहां पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, इन सबों को तीनों को लेके, मगर न्यूमेरिकल्स में टेक्स्ट बुक के अब नहीं करूंगा क्योंकि वो किए मैंने। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जितने भी नीट, जेडबलई मेंस या ये जो एम्स वगैरह के न्यूमेरिकल्स आए हैं, इस पे जितना हमने अभी तक पढ़ा है तो उस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो देखेंगे कि वो केस क्या आए थे, क्या हमें आते हैं अब वो कि नहीं आते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।